इनकलाब 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 जिंदाबाद 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 We want Gorkhaland. We want Gorkhaland. We want separate state Gorkhaland. We want separate state Gorkhaland. Jai Gorkha. Jai Gorkhaland. क्रामाक्पाद्वारा आयोजित अलिक राम्रो बजे जस्तो लागेन है ब्याट्री ओसियो हेलो ठिकै छ क्रामाक्पाद्वारा आयोजित जन्तर मन्तर को यो ऐतिहासिक प्राङ्गणमा अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड को माग लिएर धरना प्रदर्शनमा भाग लिने मेरा संग्रामी साथीहरू, कार्यक्रमका सभापति, क्रामाक्पा केन्द्रीय कमिटीका महासचिव कमरेड नर्बु लामा, केन्द्रीय कमिटीका नेतृत्वगण, आज हामी दार्जिलिङ, कालेबुङ, खरसाङ, बिजनबारी, तराई र डुवर्स क्षेत्रबाट 100 को संख्यामा यो दिल्लीको जन्तर मन्तरको साँघुरिएको 50 मिटरको क्षेत्रमा पार्लियामेन्टको नजिकमा हाम्रो आवाजलाई भारतको संसदमा चलिरहेको यो सरकार, भारतीय जनता पार्टीको सरकारको यो दोस्रो वर्ष जसको बजेट अधिवेशन सुरु भइसकेको छ, यो अधिवेशनको समयमा हामी यहाँ आएर सरकारलाई उनीहरूको वादा याद दिलाउन आएका छौं। 1500 किलोमिटरको 30 घण्टाको रेल यात्रा गरेर दार्जिलिङबाट एनजेपीबाट यो ठाउँमा आउनु पनि निकै जद्दोजहद गर्नु पर्दो रहेछ। त्यो तपाईहरुलाई मैले अघि दिउँसोको पनि कार्यक्रममा बताएँ र अब म केही जुन कुरा दिल्लीलाई भन्नु छ त्यो हिन्दीमा सम्बोधन गरेर राख्ने तपाईहरुको अनुमति चाहन्छु। भाई और बहनों, ये देश, जिस देश ने हमें बोलने की आजादी दी है, अपने अधिकारों की मांग करने की जो अधिकार दी गई है, उसी अधिकार को इस जंतर मंतर के प्रांगण में रखने का अवसर भी हमें अभी एक सीमाबद्ध रूप में मिलने की तय किया गया है। हमने आज से करीब 28 साल पहले 1998 में दिल्ली की इस जंतर मंतर में पहली बार 110 युवाओं की जत्था के साथ हमने धरना प्रदर्शन किया था। उस समय मेरा उम्र करीब 26-27 साल का था। आज उम्र भी बीतती गई, इस जंतर मंतर की सीमा भी बहुत घट गई है।
उस समय हमें धरने के लिए करीबन 150-200 मीटर का जगह मिलता था और यहाँ पे धरने में अपने मांग को रखने वाले कई ग्रुप्स यहाँ पे मिला करते थे। कई महीनों से यहाँ पे उत्तराखंड वाले धरने पे बैठे हुए थे, तेलंगाना वाले धरने पे रहते थे, झारखंड वाले रहते थे, छत्तीसगढ़ वाले रहते थे। आज उन सब की समस्याओं का समाधान संविधान के तहत अलग राज्य की मांग पूरा करके सरकार ने उन्हें उनका सम्मान किया, उनका अधिकार, उनको न्याय दिया। मगर अत्यंत दुख की बात है, इन मेरे अनुभवों से भी केवल 28-29 साल तक आज उसी मांग को दोहराने का नौबत आ रही है। ये अत्यंत दुख के साथ इस देश की संविधान, इस देश की गणतंत्र, इस देश की सरकारों की जिस तरह का एक भाई भतीजावाद है, एक छोटी माँ बड़ी माँ की बच्चों का जैसा जिस तरह का अधिकार देने वाला एक रवैया है, ये रखना भी हमें अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार देखा, हमने नरसिम्हा राव जी का सरकार देखा, हमने एच.डी. देवेगौड़ा का सरकार देखा, हमने राजीव गांधी का भी सरकार देखा। कई सरकार आए गए, उनके साथ गोरखाओं का इस समस्या को लेकर कई दौरे की वार्ता हुई। 1986 के बाद भी कई दौर चला वार्ताओं का, डायलॉग का। उसके बाद एक व्यवस्था गठन किया गया जिसका नाम दिया गया दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल। कहा कि अलग राज्य की मांग भारत की संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुरूप मांग किया गया था, लेकिन उसको समाधान किया पश्चिम बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली की कानून के तहत एक एक्ट के अनुसार दार्जिलिंग गोरखा पार्वत्य परिषद का गठन किया गया। भारत के संविधान की बात तो बहुत दूर की रह गई। उस समय हमारे करीब 1200 लोग मारे गए, वो तो गिनती में है, सरकार के खातों में। सरकार के खाते से बाहर ऐसे कई लोग मारे गए, कई बेपता लोग बन गए, कई अपाहिज बन गए, लेकिन उनका समाधान सरकार ने दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के नाम पे किया। वो भी चला, लेकिन हमने देखा इस बंगाल के अधीन वाले कोई भी व्यवस्था गोरखाओं का अस्मिता को, गोरखाओं के आत्म परिचय की मांग को पूरा नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद फिर 2007 में दूसरी चरण की आंदोलन हुई, जिस आंदोलन करीबन 44 महीने का आंदोलन चला। यह 44 महीने के आंदोलन के बाद फिर एक व्यवस्था बनाया गया जिसे अंतरिम व्यवस्था कहा गया, इंटरिम सेटअप। इंटरिम सेटअप का मतलब होता है कुछ दिनों के लिए एक सीमाबद्ध रूप में गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया गया। लेकिन वो 2012 में इलेक्शन करके चलने के बाद 2017 पहुंचते पहुंचते चलाने वालों ने कहा एक सिग्नेटरी जो चुक्ति में, जो एमओएस में सिग्नेचर किया था, उनकी एक पार्टी आंदोलनकारी दल ने सिग्नेचर विथड्रॉ किया, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन से विथड्रॉ किया और ये भंग कर दिया गया। और एक लंबी, भारत के इतिहास में सबसे लंबी 105 दिन का बंद का आह्वान किया गया।
लगातार आंदोलन चली, कई घर जलाए गए। वो हमने नहीं जलाया, सरकार ने जलाया। पुलिस वालों ने, बंगाल के पुलिस ने हमारे लोगों का घर जलाया। करीबन 5,000 6,000 लोग को तड़ी पार किया गया। हजारों लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में ठूसा गया। महिलाओं को बलात्कार किया, माओ बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया। वहां के लड़कों को, युवाओं को घर में रहने का अवसर नहीं दिया। उनको सारे लोग दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल से बाहर कई वर्षों तक रहने की नौबत आई। पुलिस ने फोन कर करके लोगों को डराया, धमकाया। अगर तुम सरेंडर करके तृणमूल कांग्रेस में भाग नहीं लोगे तो तुम्हारा घर जलाया जाएगा, तुम्हारी मां को बलात्कार किया जाएगा, तुम्हारे लड़कियों को, औरत को बलात्कार करेंगे, घर जलाएंगे। और एक घर जलेगा और उससे बड़ा क्या होगा। ये पुलिस के आईसी, पुलिस के अधिकारियों ने फोन कर करके उस आंदोलन में सहभागी युवाओं को धमकाया। इस तरह का टेरर, आतंक, राज्य स्पॉन्सर, स्टेट स्पॉन्सर्ड जो आतंक है वो कई सालों तक चला, कई सालों तक। नॉट 1 2 3 4 5 days, 1 week, 1 month, वो सालों तक चला। 2017 के बाद, 2017 के सितंबर के बाद कई सालों तक इस तरह का आंदोलन चला। हमारे ऊपर भी कई मामले लगाए गए, झूठे मामले। एक आदमी के ऊपर 100 से ज्यादा झूठा मामला लगाया गया। वो आदमी उस क्षेत्र में था ही नहीं, वो आदमी दूसरे दिल्ली में, वो आदमी भारत के दूसरे राज्य बेंगलोर में रहता था, लेकिन दार्जिलिंग के इंसिडेंट में उसको जोड़ा गया, इंटैक किया गया और उनको कई दिनों तक सरेंडर करा के कई जेल में रखे। उसके बाद फिर डेली पुलिस के थानों में अटेंडेंस देने वाला ऐसा स्थिति सृजना किया। और वहां के कुछ गद्दारों को, वहां के हमारे ही कौम के कुछ गद्दारों को उन्होंने चुन के फिर जीटीए में उनको स्टैब्लिश किया सरकार ने, फिर रखा सरकार ने। और उनको पैसा, सुविधा, सारे चीज देके हमारे आंदोलन को, हमारे मांग को डिवाइड करने का, हमारे गोरखा जातियों को विभाजन करने का एक बड़ा षड्यंत्र रचा। वो षड्यंत्र था, गोरखाओं के विभिन्न जात जातियां हैं, गोरखाओं के साथ, गोरखाओं के अंदर जो जात जातियां हैं, राई, लिंबू, तामंग, कामी, दमाई, सार्की, क्षेत्री, बाउन, गुरुंग, मगर, सुनार, ये सारे करीबन 16 सब कास्टों को अलग अलग बोर्ड गठन किया और उनको पैसा 2 करोड़ 5 करोड़ पैसा देके उनको गोरखाओं को एकजुट करने के जो आंदोलन चल रही थी, उस एकजुट आंदोलन को डिवाइड करने का ब्रिटिश की तरह डिवाइड एंड रूल किया बंगाल की ममता सरकार ने और हमारे कौम को अलग अलग भाग में बांटने का काम किया। जो ममता बनर्जी आज बंगाल को जोड़ने की बात कर रही है, वो ममता बनर्जी ने गोरखाओं को 16 कौम में, 16 जातियों में बांट के टुकड़ा टुकड़ा करके रखा। हमने जिस आस्था और भरोसे के साथ भारत की सरकार में आज रह रहे भारतीय जनता पार्टी को 2009 से समर्थन किया, श्री जसवंत सिंह को हमने सांसद बनाया दार्जिलिंग से, एक इतने बड़े पर्सनालिटी उनको हमने सांसद बनाया। उसके बाद एसएस आलवालिया जी, सुरेंद्र सिंह आलवालिया जी को हमने सांसद बनाया। उसी समय उनके अवधि में, उनका शासन रहते हुए 2014 की अटल मोदी जी की शासन की अवधि में ही दार्जिलिंग तराई और डुवर्स के गोरखाओं को ऊपर
बंगाल के सरकार ने जिस तरह का अन्याय अत्याचार किया, दमन उत्पीड़न किया, लेकिन केंद्र सरकार मौन रही। अत्यंत दुख की बात है, हमने कई बार हमारे तत्कालीन सांसद श्री एस आहलुवालिया जी को उनके साथ मिला। मैं खुद उस समय गोरखालैंड मूवमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का ह्यूमन राइट्स सेल का मैं कन्वेनर था। मेरी भी उपस्थिति में दार्जिलिंग पहाड़ के 4 पार्टी, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, गोरखा राज्य निर्माण मोर्चा और सीपीआरएम की तरफ से मैंने खुद साइन करके अटल बिहारी अपना श्री आहलुवालिया जी के नेतृत्व में तत्कालीन गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह को यह स्मारक पत्र दिया और कहा स्टेट रिप्रेशन पहाड़ में बंद होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन पहाड़ में बंद करना चाहिए, गोरखाओं का न्यायोचित मांग को पूरा करना चाहिए। हमने ये मांग रखी, लेकिन सरकार, अत्यंत दुख से कहना पड़ता है, सरकार ने कोई स्टेप उठाया नहीं। फिर भी 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में फिर हमने विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी को। उनका संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का सुशासन, विकास और सुरक्षा, ये उनका घोषणा पत्र में उन्होंने उल्लेख किया। राज्य की मांगों को लेकर, छोटे राज्य की मांग, उनका एक कॉलम था, जिस कॉलम में उन्होंने लिखा वो तेलंगाना का मांग भी पूरा करेंगे। उसके साथ गोरखाओं के लिए क्या कहा उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिंग जिला और डुवर्स क्षेत्र के गोरखा, आदिवासी एवं अन्य लोगों की दीर्घ लंबित मांगों पर सहानुभूति पूर्वक समीक्षा कर सम्यक विचार करेगी। यह उनका कहना था, उनका कमिटमेंट था, हम विचार करेंगे। विचार करने के लिए कितना समय लगता है, कितना समय, हाउ मच टाइम विल टेकन, कितना समय लेगा विचार करने के लिए? हमने फिर भी उनका विश्वास किया, उनका विचार का वेट किया, लेकिन पूरा नहीं होने के बावजूद 2019 में हमने हमारे गोरखा पुत्र, मणिपुर के वासी श्री राजू बिष्टा जी को दार्जिलिंग से रिकॉर्ड वोटों से जिताया। रिकॉर्ड वोटों से, 1 लाख 2 लाख नहीं, रिकॉर्ड वोटों से। उतने वोटों से जीतने वाले भारत के बहुत कम ही सांसद हैं। और ये भी मैं आज देश की सरकार को इस जंतर मंतर के प्रांगण से बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की स्थिति जब 0 थी, उनका कोई प्रतिनिधि सांसद में बंगाल से नहीं थे। हमने उनको 2009 में जसवंत सिंह को जिताकर हमने पहला प्रतिनिधि उनको तय करके भेजा पार्लियामेंट में, बंगाल के प्रतिनिधि के रूप में। तो बंगाल में कमल का फूल खिलाने वाला कौन है? बोलिए आप लोग, कौन है? गोरखा। गोरखाओं ने कमल खिलाया बंगाल में। आज बंगाल में बीजेपी का 18 सांसद है, वो 18 बनाने में सबसे पहला नाम लिखाने वाला गोरखा था। 2019 की बात मैं कर रहा हूं। फिर 2019 में हमने राजू बिष्टा को भेजा, उनको भी यही मुद्दे को लेकर, गोरखाओं को मुद्दे को लेकर हमने उनको सांसद बनाया। उस समय बीजेपी का घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा गया, हम गोरखाओं का दार्जिलिंग तराई डुवर्स में रहने वाले गोरखाओं का दीर्घकालीन मांग पूरा करने के लिए एक
स्थायी राजनीतिक समाधान ढूंढेंगे, समाधान करेंगे, उन्होंने अपना प्रतिबद्ध पत्र में लिखा। हमने उसको विश्वास किया और सारे पहाड़ के लोगों ने उनको भी जिताया। 19 के बाद 5 साल गई, हमारे मांग को कई बार हमारे सांसद ने पार्लियामेंट में सवाल उठाया, गोरखाओं का समस्या क्या होगा, इसे समाधान करे। बंगाल की तृणमूल की सरकार दिन प्रतिदिन गोरखाओं को अन्याय अत्याचार कर रही है। उनकी हिंसा, उनकी राजनीति गोरखाओं को अस्तित्व मिटाने का षड्यंत्र कर रही है। पहाड़ के विभिन्न क्षेत्र के डेमोग्राफी को, जनसांख्यिकी को शेष करने का, खत्म करने का काम कर रही है। वहां गोरखाओं को अल्पसंख्यक बनाने का षड्यंत्र कर रही है। वहां के लोगों का जमीन बंगाल के, रेस्ट ऑफ बंगाल के लोगों के हाथ में बिक्री करा के फिर उस जमीन में वहां के बहुसंख्यक, बंगाल के बहुसंख्यक लोगों को स्थापित करके हमें अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। हमारे लोगों द्वारा 1835 के बाद, ब्रिटिश के समय में 1835 के बाद चाय के बगानों का शुरुआत किया। वो ब्रिटिश ने तो सिर्फ उन्होंने आदेश दिया, लेकिन वो चाय के गाछ लगाने वाले हमारे पुरखों ने 1835, उसका मतलब आज से करीब 200 साल पहले उस बंजर भूमि को हमने सींचा, हमने उसको उर्वर भूमि बनाया। और आज लोग सुबह उठने के साथ ही पहले क्या पीते हैं? क्या पीते हैं? जोर से बोलिए। चाय। चाय का मतलब दार्जिलिंग। चाय का मतलब दार्जिलिंग। लेकिन सुबह उठने के साथ ही चाय पिलाने वाले लोगों का अधिकार आज चाय बेचने वाले मोदी जी सत्ता में है, मगर उन्हें बेचने वालों को बनाने वाले का कोई फिक्र नहीं। यही बहुत बड़ी चिंता की बात है। भाई और बहनों, आज हम देश को यही न्याय मांगने आए हैं। आपने तो हमें वादा किया था, मेरे पूर्व वक्ता साथी कह रहे थे, हम लेफ्ट वाले, ये अद्भुत बात है, हम लेफ्टिस्ट, हम वामपंथी, लाल झंडे वाले और गेरुआ रंग वाले बीजेपी की दोस्ती कैसे हुई, ये बहुत लोग हमें पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। अरे भाई, ये कैसे हुआ? अरे लाल झंडा और गेरुआ झंडा मतलब समुंदर का इस पार और उस पार, एक क्षितिज और दूसरी क्षितिज के लोग कैसे मिल गए? हाउ इट इज हैपेंस? कैसे हुआ ये? प्रश्न पूछते हैं। हमने सिलीगुड़ी में एक मोदी जी का जनसभा हुआ था, शायद वो 2021-22 में होगा। मोदी जी के जनसभा में हमने लाल झंडा लेके गया। अरे पूरे बीजेपी के झंडा गेरुआ झंडे के साथ जुलूस में लोग आ रहे थे, उसमें लाल झंडा वाले लोग कहां से आ गए भाई? अरे कहां से आ गए? ये लाल झंडे वाले उधर जाओ, उधर जाओ। एक अद्भुत घटना हुई, एक अद्भुत घटना, और वो ये लाल झंडा वाले बीजेपी की गेरुआ झंडा को इसलिए समर्थन किया क्योंकि बीजेपी की कर्म सूची में अलग राज्य की मांग उल्लेख किया गया है। गोरखाओं का सपना हम पूरा करेंगे, मोदी जी का ये वादा है, अमित शाह जी का ये प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है। गोरखाओं के साथ हम चट्टान की तरह खड़ा है। बंगाल की सरकार किसी भी हालत में गोरखाओं को अन्याय अत्याचार करने का अवसर हम नहीं देंगे, हम गोरखाओं को प्रोटेक्ट करेंगे। ये मोदी जी की बात है। और तो और बात, राजीव प्रताप रूडी जी ने 2009 की 15 अगस्त को
जो कालिम्पोंग में मनाया जाता है, दिल्ली के बाद सबसे बड़ी इंडिपेंडेंस सेरेमनी, स्वतंत्रता दिवस कालिम्पोंग में मनाया जाता है, ये सब याद करें। उस कालिम्पोंग की स्वतंत्र दिवस में राजीव प्रताप रूडी तत्कालीन मंत्री, केंद्रीय मंत्री ने कहा था 2010 की स्वतंत्रता दिवस हम कालिम्पोंग की गोरखालैंड बना के हम उसमें झंडा आरोहण करेंगे। उनका ये वादा था। वादा कहाँ गया? ये वादा कहाँ गया? अब हर चुनाव में सिर्फ जुमलेबाजी से अब काम बनने वाला नहीं है। सिर्फ जुमले से काम नहीं चलेगा, अब काम चाहिए, काम। आपने बहुत बड़ी बड़ी आपकी एजेंडा की काम की है सरकार। आपने, ठीक है, आपके एजेंडा के तहत बहुत बड़े काम आपके लिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया, अच्छी बात है। 3 तलाक किया आपने, आपका अच्छे काम है आपके लिए। आपने जम्मू कश्मीर को धारा 370 हटाया। आपने लद्दाख को यूनियन टेरिटोरी दिया। आपने जम्मू कश्मीर राज्य को यूनियन टेरिटोरी, केंद्र शासित प्रदेश बनाया। बहुत बड़ी काम किया आपने, सबके लिए आपने न्याय दिया। लेकिन देश की सीमाओं में विदेशियों के साथ सीना तान के रहने वाले गोरखाओं को न्याय आपने कहां दिया? ये प्रश्न करने का अधिकार हर गोरखा संतान कर सकती है। वही हम करने के लिए आज इस देश की ये छाती में आके, जंतर मंतर में आके हम देश को यही न्याय मांगने आए हैं, यही मांग रहे हैं। ये देश की पार्लियामेंट में हमने बीजेपी सरकार आने के बाद भी 2 बड़े बड़े त्रिपक्षीय वार्ता किया। एक 2021 में, 12 अक्टूबर 2021 में पार्लियामेंट, भारत के संविधान के तहत भारत की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने एक त्रिपक्षीय वार्ता का आह्वान किया, बुलाया। हम भी गए, हमने अपनी बात रखी, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार उसमें नुमाइंदा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजा। तो सरकार के साथ हमारी द्विपक्षीय वार्ता हुई, केवल उन्होंने एक प्रतिनिधि भेजा, लेकिन वो प्रतिनिधि कुछ नहीं बोला, सिर्फ सुन के गए वो। तो उस मीटिंग में भी ये निर्णय किया गया था, उस निर्णय में भी ये निर्णय किया गया था कि गोरखाओं की इस मांग को सहानुभूति पूर्वक हम देखेंगे और अगली सभा करके एक निर्दिष्ट एक समाधान की दिशा में हम जाएंगे। लेकिन वो टर्म चली गई। उसके बाद पिछले साल 2025 में और एक वार्ता हुई, उस वार्ता में भी यही बात हुई। तत्कालीन गृह राज्य मंत्री जी की उपस्थिति में वार्ता हुई, उसमें भी कोई समस्या का समाधान नहीं निकला। उसके बाद आज चुनाव के नजदीक, चुनाव हमारे बंगाल की चुनाव, विधानसभा की चुनाव हमारे दरवाजे पे लटकी हुई है, खड़ी है। इस परिस्थिति में भारत सरकार ने अक्टूबर महीने में इंटरलोक्यूटर का अपॉइंटमेंट किया। हम तो कहते हैं हमारे प्रतिनिधि ऑलरेडी पार्लियामेंट में हमारे सांसद राजू बिष्टा जी हैं, वे अपनी बात लगातार रख रहे हैं, ईमानदारिता पूर्वक काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार देरी करने का कारण क्या है? सरकार समाधान करने में देरी क्यों कर रही है? ये पूछने का अधिकार हम रखते हैं। हमने अपने सांसद को भी ये बताया कि आप
और जोर से इस बात को पार्लियामेंट में रखें, हम सड़क में उठाएंगे। आज वही काम हम इस दिल्ली की सड़क में आके अलग राज्य की मांग को उठा रहे हैं। दिल्ली की पार्लियामेंट में राजू बिस्टा जी फिर इस सवाल को उठाएंगे और हम सड़कों पे इस मांग को जिंदा रखेंगे जब तक हमारी रगों में एक एक बूंद रहेगी। बंगाल की सरकार को हम ये चुनौती देते हैं, आप कितने लोगों को मारोगे? आप कितने लोगों के मारोगे? एक मारोगे 10 गोरखा फिर जाग उठेंगे, 10 गोरखा। ये मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। आप 1 करोड़ गोरखाओं को में से कितने को मारोगे? मारते रहो, हम लड़ते रहेंगे। क्योंकि गोरखा का इतिहास कहता है हम लड़ना जानते हैं, हम लड़ना जानते हैं। लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन कभी नहीं झुकेंगे, कभी नहीं झुकेंगे। गोरखा झुकने वाले में से नहीं है। हम तो कहते हैं अगर मारना हो तो हमारे सीने में गोली चलाओ, हमारे सीने में। अगर पीठ पे गोली चलाओगे तो हमारे पूर्वज हमें गाली देंगे, तुम्हारे पीठ पे गोली क्यों लगी? ये प्रश्न उठाने का अवसर भी आप मत दो। अगर आप गोली ही चलाएंगे तो हमारे सीने पे लगाओ, लेकिन जब तक हमारे मांग पूरे नहीं होंगे हम आंदोलन करते रहेंगे। हमने शांतिपूर्ण आंदोलन का रास्ता चुना है, शांतिपूर्ण डेमोक्रेटिक आंदोलन, गणतांत्रिक आंदोलन। गणतांत्रिक आंदोलन में से यही सब आते हैं, धरने, प्रदर्शन, जुलूस, नारा, भूख हड़ताल, यही सब करते रहेंगे। आप कितने लोगों को मारोगे? मारते रहो। नहीं तो अगर हम देश के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार गोरखाओं को, बंगाल को मारने का अधिकार ही देते हैं तो आप भी भेजो। हमें कोई दुख नहीं, हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम लड़ना जानते हैं। तो देश के सरकार को हम हम देश को यही कहना चाहते हैं कि न्याय करने में देरी मत करो। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय करना जो अगर देरी करते हैं तो वो आप देना नहीं चाहते हैं तो सीधी बोले, लेकिन जुमलेबाजी से अब चलने वाला कुछ नहीं है। हम यही बात इस जंतर मंतर की धरने में भारत सरकार को कहते हैं। और आज हमने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी याददाश्त पत्र दिया। हमारे महासचिव आप इस बात को रखेंगे। मैं ज्यादा बात नहीं रखूंगा, मैंने आपका समय लिया, लेकिन कुछ बात ऐसे होते हैं जो रखने जरूरी होते हैं, वही बात हमने रखी। तो भारत सरकार ये न्याय देने में अभी कंजूसी न करे, यही बात रखते हुए मेरा अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जय गोरखा, जय गोरखालैंड। We want Gorkhaland. We want Gorkhaland. We want Gorkhaland. र हामीले विभिन्न भाषाहरूमा यहाँ जन्तर मन्तरबाट भारतीय नेपाली नागरिक गोर्खा जातिको उद्गारहरू हामीले यो जन्तर मन्तरमा आवाज उठाउनुपर्छ। जुन जन्तर मन्तरको आवाज भोलि पार्लियामेन्टमा गएर बहस हुन्छ। यो एउटा गणतान्त्रिकको माध्यम जसको निम्ति हाम्रा क्रामाक्पा आरबी राई सरको नेतृत्वमा जुन गठन भएको छ, भयो केवल गोर्खाल्यान्ड राज्यको निम्ति मात्र।
र उहाँहरू अहिलेसम्म सङ्घर्षरत क्रान्तिकारी हिसाबले आन्दोलित भइरहेको छ। म पूरण कुमार लोहार एउटा साधारण नागरिकको हैसियतले, गोर्खाको हैसियतले यस संस्थाद्वारा गणतान्त्रिक ढङ्गमा गरिएको सङ्ग्रामलाई समर्थन र सहयोग गर्नको निम्ति जन्तर मन्तरमा उपस्थित भएको हुँ। आज हामीले इमानदारपूर्वक निस्वार्थ गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणको निम्ति त्याग बलिदान दिने सङ्ग्रामीहरूलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने एउटा मेसेज सन्देश दिनको निम्ति पनि म आज यहाँ उपस्थित भएको छु। र गोर्खाल्यान्ड विषयमा त हामीले भनिरहनु पर्दैन। प्रत्येक भारतीय गोर्खाको मुटु मुटुमा बसेको अस्तित्व, अस्मिता, संरक्षण र सुरक्षाको विषय हो। र विशेष मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का इंटेलिजेंस ब्यूरो जितना भी आप लोग उपस्थित हुए हैं, स्पेशली मैं आप लोग के लिए दो बात कर रहा हूं। देश आजाद करने के लिए, भारत देश स्वतंत्र करने के लिए हम लोग, हमारा पूर्वज का त्याग बलिदान यहाँ पर है। जैसे दुर्गा मल्ल, जिन्हों को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दिए थे आज़ाद हिंदू फौज में ब्रिटिश गवर्नमेंट का विद्रोह करने का कारण। मैं पूरण कुमार लोहार, मैं भी फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग्स करता हूं, जो आज़ाद हिंदू फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो गठन किए थे, उसमें मेरा ग्रैंडफादर आईएनए का सेकंड लेफ्टिनेंट बन के ब्रिटिश सरकार विरुद्ध लड़ाई किए थे। इसका मैं मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि भारत देश स्वाधीन करने के लिए भी गोरखाओं का पूर्वज का अनुदान, बलिदान है, त्याग है, सेक्रीफाइस है। ये लोग, आप लोग को जानना चाहिए। हम लोग भारत नेपाल संधि 1950 धारा 7 का आधार पर नहीं आया है। प्री इंडिपेंडेंट, बिफोर इंडिपेंडेंस हम लोग भारत में है। और राज्य क्यों? अगर पश्चिम बंगाल सरकार हम लोग को समांतर बिहेव करते, समांतर अधिकार देते, समांतर अधिकार, हक अधिकार एक ही नागरिक का हिसाब से यदि करते, हम लोग सेपरेशन का बात नहीं करता, स्टेट नहीं चाहता। लेकिन देश स्वाधीन हुआ 77 साल, लेकिन गोरखाओं का, पश्चिम बंगाल में गोरखाओं का 77 आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाया है, आईपीएस ऑफिसर नहीं बन पा रहा है, आईएफएस ऑफिसर नहीं बन पा रहा है। जुडिशियल में वैसा ही हालत है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में वैसा ही हालत है। That means एजुकेशनली अपॉइंटमेंट एंड सर्विसेज में इतना डिप्राइव कर रहा है, इतना भेदभाव कर रहा है। हम लोग को एज अ सिटीजन हम लोग को जो मिलना चाहिए थे अधिकार, उसी से डिप्राइव क्या कर रहा है। और दूसरा बात, ब्रिटिश काल में जो टी गार्डन स्टार्ट किए थे एज अ उद्योग, इंडस्ट्रियल
विचारधारा से। लेकिन अभी प्रथम पश्चिम बंगाल का कांग्रेस सरकार हो, द्वितीय वामफ्रंट सरकार हो, तृतीय तृणमूल सरकार हो, इन लोगों ने कभी दार्जिलिंग का टी प्लांटेशन का बारे में, सिनकुना प्लांटेशन का बारे में कुछ डेवलप नहीं किया। इन लोग का मानसिकता ऐसा है, वहां से जितना भी मिलेगा मैं रॉयल्टी ले लूंगा, पैसे कमाऊं। लेकिन उसका संरक्षण के लिए उसको बिजनेस बनाया है, लेकिन संरक्षण के लिए कोई स्टेप नहीं चला रहा है। अगर हम लोग का गोरखालैंड होगा, हम सेल्फ डिपेंड स्टेट होंगे। जैसे टूरिज्म से, टी इंडस्ट्रियल से, टिम्बर से, अभी जो हाइड्रोल प्रोजेक्ट बना है हम लोग का 3 ठो, उसी का इनकम से भी हम लोग सेल्फ डिपेंड स्टेट बनेंगे। ये हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रामकपा से जो ऑर्गेनाइजेशन किए हैं, उन लोग के लिए ब्लूप्रिंट पूरा तैयारी किए हैं, पहले से भी सरकार को जमा किया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, गोरखा वो विदेशी नहीं है। भारत नेपाल संधि का आधार पर हम लोग नहीं आया है, प्री इंडिपेंडेंस से हम लोग यहाँ इस देश में है। इसीलिए ग्रामकपा जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, इसी का समर्थन देने के लिए, समर्पित बन के लिए मैं भी एक योद्धा बन के अभी उपस्थित हूँ। ये सब बारे में अभी हम लोग का जितना भी गोरखालैंड प्रेमी, मैं ये बात नहीं बोलूँगा बंगाली वर्सेस गोरखाओं का लड़ाई है, नहीं। एक सचेत बंगाली, सचेत शिक्षित बंगाली हम लोग का गोरखालैंड राज्य का निर्माण के लिए पक्षधार है। लेकिन जो सांप्रदायिक विचारधारा का नीच सोच रखने वाला और गोरखाओं का हिंसा करने वाला जो बंगाली समुदाय का लोग है, वो लोग हम लोग का विरोध कर रहा है। जैसा आम्रा बंगाली गठन करके गोरखाओं का विरुद्ध में चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। हम लोग लीडर बन के लड़ेंगे, लीडर बन के रहेंगे, लीडर बन के जब तक भारत का संविधान का आर्टिकल 3A का मुताबिक राज्य नहीं बनेंगे, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत का संविधान। अभी तक कब होगी ये भी नहीं पता। बच्चों जैसी बातें करते, गृह मंत्री जाके तक आपके ऊपर बड़े कानून लगाए गए थे, यहाँ पर अन्याय अत्याचार हुआ है, अब नहीं होगा। तो पहले क्यों हुआ? फिर आप ही की सरकार थी, तब गोलियां क्यों चली, तब चुप क्यों थे आप? तो इनकी जो ना ये बातों से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गोरखा इस देश के रीढ़ के जो है ना, रीढ़ है, मेरुदंड है। इस देश की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए मतलब आठों पर तत्पर रहता है, बॉर्डरों में जाके जो है ना खड़ा है। लेकिन उनके बच्चों के साथ जो अमानवीय व्यवहार होती है दार्जिलिंग में, ममता बानो सरकार जो भी करती है वहाँ पर घर जलाना, यहाँ तक कि अभी ये भाई साहब ने उल्लेख किया नहीं कि आईसी तक ये कहता है कि हमने तुम्हारे घर जलाए, तुम्हारे माँ में रेप की और करूँगा। उसके बाद उस आदमी को सजा नहीं मिलती। कलकत्ता नवान्ना में बुलाकर उसको पुरस्कृत किया गया। बताइए, एक हर चीज़ की हद होती है। अब हद पार कर चुके, पानी नाक से ऊपर जा चुका है। फिर भी गोरखा समुदाय दुश्मन के प्रति तो महाकाल है, लेकिन देश के प्रति समर्पित है। और देश में अब जो है ना, जो किसी प्रकार का अशांति नहीं फैलाना चाहती। मुझे लगता है सरकार, केंद्र सरकार भी चाहती है, बंगाल सरकार तो चाहती है कि किसी तरह से इनको इतना आंदोलित करो, ये भी हथियार उठा लिए तो इनके जो है, इनको भी जो है जो रैंडम इनको गोली चला दी जाए। हाँ, इनको थोड़े एक मुट्ठी तो ही इनको मार के भगाया जाए। पता नहीं ऐसा कुछ सोचते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब हमारी संवैधानिक मांग
संविधान की धारा 3 को जो आदमी कोड करता हो, संविधान के अंतर्गत हमें भी अन्य राज्यों की तरह एक राज्य गोरखों के लिए भी दिया जाए, ताकि हम भी अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति, अपनी पहचान को जिंदा रखते हुए इस देश के मुख्य धारा में हम भी जरा अपने अधिकारों का उपभोग कर सकें, संविधान में प्रदत्त अधिकारों को उपभोग कर सकें। इसीलिए हमने गोरखा मांगी, ताकि ये हमारी अस्तित्व विहीन ना हो जाए, हमारा अस्तित्व लुप्त ना हो जाए, हमारे अस्तित्व बना रहे। क्योंकि कल को गोरखा मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, कौन गोरखा, क्या गोरखा, किसी को पता नहीं लगेगा। तो ये केंद्र सरकार हमारे कंधे पे हाथ रख के मुस्कुरा के हमें पीठ चला रही है। उधर बंगाल सरकार को गोली और पुलिस भेज के हमारे पे डंडे से बरसाती है। ये दो जो भारी नीति सरकार को बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत देश में गोरखा आज का आया हुआ नहीं है। यह गोरखा बॉर्डर क्रॉस करे 1950 के जो संधि के तहत नहीं आए हैं। 1814 खलंगा युद्ध के बाद 1816 के संधि के अनुसार जिन इलाकों को ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भारत में शामिल किया था, उस जमीन के साथ आए हैं भारत में। हम और यहाँ पे बहुत सारे उप प्रधानमंत्री बने, क्या क्या बने, राष्ट्रपति बने, जो पाकिस्तान से कच्चे में नहीं आए थे भारत में। हम पूरी जमीन जायदाद, अपने सब कुछ, भाषा, साहित्य, संस्कृति, वन जंगल, अपना वेशभूषा, सब कुछ लेकर हम भारत में आए थे। हम जो खाली हाथ ऐसे नहीं आए थे भारत में। लेकिन आज बांग्लादेश के और बर्मा के रिफ्यूजी हमें बंगाल में क्या कहते हैं, ये विदेशी है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या असली भारतीय है, लेकिन गोरखा विदेशी है। हमारी भाषाओं के ऊपर अतिक्रमण होता है कि हम नेपाली नहीं बोले देंगे, नेपाली नहीं चलेगी। इसी तरह से पहले विधानसभा रानी में कहा था, तो 1961 में हमने वहाँ लड़के बंगाल का दूसरा राजभाषा जो है नेपाली मान्यता मिली थी बंगाल में। 1992 में 20 अगस्त को भारत सरकार ने संविधान के 8 से नेपाली भाषा को मान्यता दी। राष्ट्रीय भाषा, एक राष्ट्रीय भाषा नेपाली भी है, वो हमारी आंदोलन की बदौलत थी। उसी तरह से लेकिन बीजेपी हिंदुओं के सपोर्टर सरकार, हिंदुओं के लड़ने वाली सरकार, ये तो सब जुमलेबाजी लगता है मुझे। क्योंकि अगर ऐसा होता ना, तो इनका पहले कहना था कि छोटे राज्य होना चाहिए ताकि शासन व्यवस्था सही ढंग से चल सके। बड़े बड़े राज्य होने से वो जो है ना कंट्रोल में नहीं रहता, कहाँ क्या हो रहा है पता ही नहीं लगता। इसलिए छोटा छोटा राज्य हो तो खुशहाल होगा। उन्होंने जब उत्तरांचल बनाया, झारखंड बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया, तो गोरखा क्यों नहीं बनाया? तब क्यों नहीं बनाया आपने? इसका मतलब इनका नीयत ठीक नहीं है। ये कहते ही कहते, वो कहते हैं ना पंजाबी को, बापू कहना ही कहना है, वो हिसाब हो रहा है। सिर्फ कहते हैं ये। अब गोरखालैंड के साथ साथ हमें भारत में, हमारे देश भारत में हमें राजनीति में भी भागीदारी चाहिए।